हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग हमारी लास्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मोलैलिटी। जो मोलैलिटी होती है उसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड इन पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। इसको हम लिखेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व्ड पर केजी, और यहाँ पे अगर हम ग्राम में लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, देखो हमने वहाँ पे सॉल्यूशन की बात की थी, लेकिन यहाँ पे अब हम सोलवेंट के वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, केजी के अंदर या फिर ग्राम के अंदर। तो इसका जब फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो हमने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एन से रिप्रेजेंट कर दिए, पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट डब्ल्यू के जी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो डब्ल्यू के जी क्या है, ये सोलवेंट का वेट है केजी के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्राम के अंदर लेते हो आपको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते आ रहे हो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, ओके। अगर ये ग्राम के अंदर है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास इनटू वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, तो ऊपर हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, मोलैलिटी यही है। अब क्या है, अगर आपको कोई एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, ठीक है, अगर आपको बोला जाए एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 ग्राम मोल है किसी सोल्यूट का, और उसको डिज़ोल्व कर रखा है 1 केजी ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। मतलब क्या है, 1 ग्राम मोल है किसी सोल्यूट का, उसको घोल रखा है, डिज़ोल्व कर रखा है 1 केजी पानी के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, 1 मोलल सॉल्यूशन है, ठीक है। इट इज़ 1 मोलल सॉल्यूशन। बोला क्या है, मैंने ये बोला है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर यहाँ पे 1 ग्राम मोल है किसके, सोल्यूट के, और उसको डिज़ोल्व कर रखा है 1 केजी सोलवेंट के अंदर, तो वो क्या है, 1 मोलल सॉल्यूशन होगा हमारा, ठीक है। अब इसको और दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 1.0 मोलल सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका, KCl का, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका जो 1 मोल है ना KCl का, उसको हमने डिज़ोल्व कर रखा है 1 केजी, ठीक है। या फिर इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट का KCl का ऐड कर रखा है हमने 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। तो कैसे ही लिख लो, आप इसको लिख सकते हो अच्छे से। अब मोलैलिटी का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया, और यहाँ से हम बोल सकते हैं इसकी यूनिट्स क्या होंगी, इसकी यूनिट होगी, देखो ये तो क्या है, एन है, ये किस में होगा, एन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हैं ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, और नीचे क्या है, वेट है केजी के अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा केजी के अंदर। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस कहाँ आ जाती है, इसकी इम्पोर्टेंस वहाँ आ जाती है कि जब भी हमने मोलैरिटी का डिस्कशन किया था, ठीक है, तो हमने मोलैरिटी के अंदर हमने क्या कंसीडर किया था कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम को कंसीडर किया था हमने। लेकिन यहाँ पे जब मोलैलिटी की बात हो रही है तो हमने सोलवेंट का यहाँ पे क्या लिया है, मास लिया है, ठीक है। तो ये जो मोलैरिटी है और मोलैलिटी है, उसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि उसमें हम सॉल्यूशन का, मोलैरिटी के अंदर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, और मोलैलिटी के अंदर हम सोलवेंट का मास लेते हैं केजी के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है कभी भी। अब ये टर्म आ जाती है कि मोलैलिटी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलैलिटी यूज़ करनी चाहिए या फिर मोलैरिटी यूज़ करनी चाहिए। तो खुद ही सोच के देखो, जिसका वॉल्यूम है, ठीक है, मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो आप हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सॉल्यूशन की वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है। तो जो इससे तो क्या होगा, जो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है वो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा टेम्परेचर के साथ, ठीक है, तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी,
लेकिन जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो यहाँ पे हम सोलवेंट का क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं। तो टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, मास चेंज नहीं होता है। खुद सोच के देखो, क्या कोई चीज़ है, ठीक है, आप मान लो कोई बेड वगैरह मान लो, ठीक है, तो आपका जो बेड है क्या उसका वेट सर्दियों में अलग होता है, गर्मियों में अलग होता है? नहीं होता है सर, ठीक है। तो जो वेट है वो कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसीलिए जो मोलैलिटी है उसको अच्छा कंसीडर किया गया है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे कि बताओ इन दोनों में से, मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन चेंज हो जाता है, कौन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे करके ये की पॉइंट है इस चैप्टर का। अब जब हमने टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म पढ़ी थी ना, तो हमने एक छोटी सी टर्म छोड़ दी थी कि कोई इतना पूछी भी नहीं जाती है, बट इम्पोर्टेंट है वो। कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स करने हो तो छोटा शॉर्टकट कभी कभी बन जाता है उससे, ठीक है। तो जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथ है उसका नाम। स्ट्रेंथ एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मैंने बोला कोई भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है तो हम क्या लेंगे, वॉल्यूम कंसिडर करेंगे सॉल्यूशन की। तो जो स्ट्रेंथ है, इट इज़ द मास ऑफ, स्ट्रेंथ इज द मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट का मास है, किसी पर लीटर वॉल्यूम जो सॉल्यूशन की है उसके अंदर कितना होता है सोल्यूट का मास, उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट दैट मस्ट बी इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो वही हो जाएगा S इज इक्वल टू, ये क्या है, गिवन वेट, ठीक है। सोल्यूट का मास है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ध्यान रखना, सोल्यूट का मास है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूट का मास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारी मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स n को हम लिखते हैं W डिवाइडेड बाय में मोलिकुलर मास और पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ से देखिए आप लोग, W डिवाइडेड बाय VL, तो मैं अगर इस W डिवाइडेड बाय VL ये किसके इक्वल, स्ट्रेंथ के इक्वल, तो मैं इसको स्ट्रेंथ लिख दूँ तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा S इज इक्वल टू MM, ठीक है, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो यहाँ से हम क्या नया फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मोलैरिटी इनटू में मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। और बिल्कुल ऐसे ही आपको नॉर्मेलिटी से इसका कनेक्शन निकालना हो तो आप लिख सकते हो, स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ओके। और इसके लिए तो हम एक छोटी सी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मैं H2O2 सॉल्यूशन की बात करूं, अगर मैं आप यहाँ पे बात करती हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन की, तो मुझसे कोई पूछ लेता है कि बताओ स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अभी आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया कि नॉर्मेलिटी पता होनी चाहिए, इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। नॉर्मेलिटी यहाँ पे दे रखी है, 1.6 नॉर्मल दे रखा है, निकालना क्या है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना H2O2 का, जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 17 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ को सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ 1.6 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन विल बी 1.6 इंटू 17, यहाँ ये हो जाएगी ग्राम पर लीटर। यहाँ पे देखो वेट किस में होगा, ग्राम के अंदर है, ये किसके अंदर है, लीटर के अंदर। तो स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, ग्राम पर लीटर हो जाएगी। तो ऐसे करके ये जो है स्ट्रेंथ थी आपकी, ये कभी कभी आपके मतलब काम आ जाती है। जब भी लैब के अंदर काम करोगे तो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको आनी चाहिए, ठीक है। और हमारे कुछ मतलब बेसिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं और एक ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको